press the bell icon on the YouTube app and never miss. ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने, हमारी प्यारी सी दोस्त जो हैं। आज हम उनसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आई। थैंक यू सो मच। It's an honor for me. It's pleasure, really. Thank you so much. वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। और मैंने सोचा इलेक्शन में जो है बीजेपी को काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से कामयाबी मिली है। और क्या लगता है आपको कि इसकी क्या रीज़न बनी? बिकॉज बहुत से लोगों का ये भी पहले ख्याल था कि टफ टाइम मिलेगा, कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में जो कुछ हो रहा था। तो एज अ मुस्लिम जाहिर है कि जो मुस्लिम्स के वोट्स हैं वो भी बहुत कहे जाते हैं कि जी बीजेपी की तरफ नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, मगर कैसे देखती हैं आप इस इलेक्शन की जीत को? मैं बिल्कुल आई कैन से कि मैं बहुत रिलैक्स थी। सभी को जय हिंद दोस्तों। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे एक तरफ पाकिस्तान की पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी और दूसरी तरफ भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान जी। तो ये इंटरव्यू बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अपने कर्तव्यों का पालन जिस हिसाब से कार्यकर्ता कर रहे थे और देश के प्रति जो एफर्ट और जो लॉयलिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का था और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की चौहान ने इतना काम किया था मध्य प्रदेश की तरफ से, तो मैं बिल्कुल ही रिलैक्स थी। थोड़ा सा राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर के एक दिमाग में चल रहा था, इसलिए नहीं कि सरकार नहीं आएगी या हमारी भारी बहुमत में जीत नहीं होगी, इसलिए नहीं। कार्यकर्ताओं को जिस हिसाब से राजस्थान में टॉर्चर किया जा रहा था, जिस हिसाब से एक झंडा लगाने पर भी एफआईआर के पन्ने फाड़े जा रहे थे, फेक और फैब्रिकेट गहलोत की सरकार एफआईआर कर रही थी, जिस हिसाब से जेल की सलाखों के अंदर बंद करने का कार्यक्रम चल रहा था गहलोत की सरकार कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए आंखें नम जरूर हो रही थी। पर जिस हिसाब से कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है वो उनसे लेकर के जितने भी लीडर हैं उन्होंने जो एफर्ट लगाया था उसका परिणाम हमें सामने में मिला। देखिए होता क्या है कि जब हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम से एक दिन पहले हमारी नींदें नहीं उठती हैं, बिल्कुल भी नहीं उठती हैं, क्योंकि हमें अपने एफर्ट पर, हमें अपने मेहनत पर पूरा भरोसा होता है। तो उसी तरीके से हम सबने देखा होगा कि मोदी जी एकदम रिलैक्स थे, एकदम रिलैक्स, जबकि काफी टिप्पणियां भी उन पर हो रही थी कि तीन इतने राज्यों में इलेक्शन चल रहा है और वो बाहर विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो भाई वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर काम हुआ है, तो और जो एफर्ट जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े लीडरों ने लगाया था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मैं भी क्रिस्टल क्लियर थी कि सरकार आएगी, हमारी आएगी, भारी बहुमत में आएगी। पर हाँ, ड्यूरिंग द इलेक्शन जो बहुत टॉर्चर का सामना करना पड़ा, जहां पे हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस अलायंस की सरकार थी, वो टॉर्चर से आंखें नम हो रही थी। तो बिल्कुल रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो आया है वो मेहनत का रिजल्ट आया है और बहुत भारी बहुमत में जीत हुई है। और मुझे इस बात की भी संतुष्टि है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी एनसीआरबी रिपोर्ट ही मैं देख रही थी, उसी पर हमारी बातचीत भी चल रही थी कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्राइम रेशियो बहुत घट करके नीचे आ गया है और जितने भी आतंकवादी दिमाग के लोग हैं वो अपने अपने घर में हिजाब पहन करके या तो छुप गए हैं या तो फिर जेल की सलाखों के अंदर है। तो उसी तरीके से राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को हम फिर से संवरता हुआ देखेंगे, हम फिर से बहुत खूबसूरत देख पाएंगे। एक चीज और जो खासतौर पे जो पाकिस्तानी ऑडियंस है उसके लिए, कि जो आपके मेन इलेक्शंस जब होंगे 2024 में, उसमें और ये लोकल इलेक्शंस में क्या फर्क है? कि आपको मतलब इस वक्त लोकल इलेक्शंस जो हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं, या ये उसी का हिस्सा है जो आगे इलेक्शंस होने हैं? नहीं, हर 5 साल में विधानसभा हर राज्यों के, हर स्टेट के इलेक्शन होते हैं। 5 साल में जो नॉर्मल विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं वही हुए हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल में 2026 में, तो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन अलग होते हैं। जैसे आपके यहाँ एमएलए होते हैं, वही एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। और जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तय होता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट तय होता है।
तो उसी तरीके से इलेक्शन हुआ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से काफी कटाक्ष थी, काफी कांग्रेस की तरफ से बड़बोली काफी ज्यादा आ रही थी और कांग्रेस ने धर्मों की राजनीति को भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया था। तो मुझे बहुत याद आ रहे थे नेहरू जी, मुझे इंदिरा गांधी जी बहुत याद आ रही थी, राजीव गांधी जी बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि 90 के दशक में जब ये गांधी परिवार के ही लोग जब दो नारे लगाया करते थे हमेशा इलेक्शन के दौरान, चाहे वो राज्य का इलेक्शन हो, किसी स्टेट का इलेक्शन हो या फिर सेंट्रल पूरे भारत का इलेक्शन हो, तो दो नारे गांधी परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा आया करते थे कि सारे भारत से नाता है, हमें सरकार चलाना आता है। और दूसरा नारा होता था जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये गांधी परिवार के आखिरी चश्म चिराग आए हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने नारा लगाया जात पे और पात पे, फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे, और पार्टी ले आया फुटपाथ पे। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई 28 पार्टियां जिस हिसाब से धीरे धीरे वैनिश्ड होती चली जा रही हैं भारत से, तो कभी कांग्रेस मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, अब मोहल्ले की पार्टी होकर के रह गई है। तो ये धर्मों की राजनीति जो है ना, ये कभी भी भारतवासियों को पसंद नहीं आई है। ये धर्म के चश्मे से देख करके वोटर्स को देखना, ये कभी भी भाया नहीं है भारत के लोगों को। भारत के लोग एक दूसरे में मिलजुल करके रहना चाहते हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी और जिन पार्टियों से उन्होंने अलाइज किया था, 28 पार्टियों से, जिस तरह से उन लोगों ने सनातन धर्म को, भगवान राम को मलाइन किया था, डिफेम किया था, वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम गांधी परिवार के चश्मोचिराग राहुल गांधी जी को और उन तमाम पार्टियों को मिला है जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए ना आप आरजू जी, महात्मा गांधी जी की स्पीच कैसे शुरू होती थी? रघुपति राघव राजा राम से शुरू होती थी। महात्मा गांधी जी वंदे मातरम से अपने स्पीच को शुरू करते थे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई चिट्ठियां जब लिखो तो नीचे योर सिंसियरली नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम भारत माता की जय होना चाहिए। तो आज उन पार्टियों के साथ राहुल गांधी जी ने अलायंस किया जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। तो ये तो टॉलरेंस वाले सनातनी है जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया है। दुनिया का पहला मस्जिद राजा दाहर ने दिया था ना, ये बात भारत के लोग भूल गए, जो कोचीन में अब है। अब भी जिस तरह से अवेसी जी मोदी जी से लेकर के तमाम सनातनियों को गालियां देते हैं, डिफेम करते हैं, 5 मिनट का समय मांगते हैं कि पैंट गीली करके जाना पड़ेगा, यहाँ से दौड़ करके भागोगे, पुलिस और प्रशासन को जिस तरह से मलाइन करते हैं, ये बहुत टॉलरेंस वाले हैं। तभी तो देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी आज अवेसी जो राजोकार फौज के विरासत को लेकर के आज एक पाकिस्तानी चेहरा भारत में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन करके अवेसी बैठा हुआ है भारत में, तो उसको बर्दाश्त करना और इतने सारे आतंकी जो हमास के समर्थक थे उनको बर्दाश्त करना, ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जो सनातन धर्म के हैं। ये बहुत टॉलरेंस है। अगर ये इनटॉलरेंस हो जाते ना, तो ना अवेसी को यहाँ रहने देते और ना मुसलमानों को यहाँ पर रहने देते, जो हर वक्त किसी ना किसी तरीके से यहाँ के मातृभूमि को, यहाँ के राष्ट्र के रूल रेगुलेशंस को, यहाँ की आस्था को, यहाँ के विश्वास को और साथ साथ फिर संविधान को भी हर वक्त मलाइन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई बर्दाश्त कर पाएगा तो वो सिर्फ सनातन धर्म है। तो उसको मलाइन करने लगे थे। कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां कह रही थी सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। तो मुझे लगता है कि भगवान राम का ही शराब पड़ गया है। और अभी तो मैं नेशनल मीडिया पे ही थी तो देख रही थी कि आचार्य सलेश जी जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन बनकर बैठ गए थे और हमेशा कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, कांग्रेस को परिणाम भोगना पड़ रहा है कि सनातन धर्म को गाली नहीं देनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई इतने दिन से आप कहाँ गायब थे जब 6-8 महीने से सनातन धर्म को गालियां दी जा रही थी और जात पात के धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा था। और राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिपोर्टर से भी उनके धर्म और जात पात को पूछ रहे थे। तो उस वक्त आप कहाँ गायब हो गए थे जो आज आप इतना ज्यादा कह रहे हैं। तो ये जो भी परिणाम कांग्रेस को मिल रहा है, जो आज मुल्क की पार्टी मोहल्ले की पार्टी हो गई है और कल को ये पार्टी पूरी की पूरी वैनिश ही हो जाने को 2024 में कगार में खड़ी है, तो ये अपनी वजह से खड़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रही। ये तो हमने भी देखा कि बहुत स्टेटमेंट्स आ रही थी इलेक्शन से पहले कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हारे तो उस पर बहुत लोग हैरान हुए। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह
आरजू काज़मी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी के जवाब आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी ने अपने बेबाक और दमदार अंदाज में जैसा इंटरव्यू दिया और खासकर बात की इलेक्शंस के बारे में, जो कि इलेक्शंस कहे जा रहे थे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर हम कहें प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी, जिसमें क्लियर विनर निकल के आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसे कि आपने देखा बीजेपी ने बड़ी 3 स्टेट्स में एक बम्पर जीत हासिल की, जो दिखाता है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी में है। और इन इलेक्शंस को आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के पहले जो है सेमीफाइनल्स कहा जा रहा था, तो सेमीफाइनल्स में तो भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। और अब सबका यही मानना है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के इलेक्शंस में प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो के बारे में और इंटरव्यू के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।